हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर बनना चाहते हो या ये जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं ड्यूरेशन। तो जो टाइम आपको लग जाता है इस रोल पे जो स्किल चाहिए होती है वो सीखने में 4 से 6 महीने। 4 से 6 महीने में ईजिली आप वो स्किल एक्वायर कर सकते हो जो इस रोल पे चाहिए होती है। और मैंने जो ड्यूरेशन बताया है वो आप सेल्फ लर्निंग करो या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीखो, दोनों ही केस में इतने टाइम में आप सीख सकते हो। बट सेल्फ लर्निंग में वो टोटली आप पर डिपेंड करता है, रिसोर्सेस आपके पास कंप्लीट है कि नहीं, तो वो जर्नी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। इन जनरल अगर आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीखते हो तो 4 से 6 महीने मैक्सिमम टाइम है, इतने में आप इजीली सीख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि इस रोल पे जॉब लेने के लिए आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कौन सा होना चाहिए। तो अगर आप एमएससी स्टैट या बीएससी स्टैट किया है आपने, या तो फार्मेसी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप इस बैकग्राउंड से हो तो आप इजीली एलिजिबल हो। और अगर आप कंफ्यूज हो कि आप टोटली अलग डोमेन्स हो, लेट्स सपोज आपने बीटेक किया है बट इट कैन बी इन कंप्यूटर साइंस और इट कैन बी इन मैकेनिकल, तो भी आप एलिजिबल हो। बट चांसेस जो होते हैं वो चांसेस ज़्यादा होते हैं एक लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी या स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के। उसके बाद जो सेकंड प्रेफरेंस मिलता है वो उन लोगों को मिलता है जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड इस रोल से रिलेट नहीं करता, क्योंकि इस रोल पे आपको क्लिनिकल इंडस्ट्री में काम करना रहता है, फार्मास्यूटिकल के रिलेटेड आप डेटा एनालिसिस करते हो। तो जो वो फील्ड के रिलेटेड एजुकेशनल बैकग्राउंड होते हैं उनको प्रीफर किया जाता है, उसके अलावा को सेकंड प्रेफरेंस मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं स्किल रिक्वायरमेंट की कि इस रोल पे जॉब करने के लिए आपके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए, या अगर आपको सीखना है तो कौन से स्किल्स आपको एक्वायर करने चाहिए। तो स्किल रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आपको होना चाहिए एक सॉफ्टवेयर नॉलेज, जो कि डेटा एनालिसिस का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। दूसरा है डोमेन नॉलेज। डेटा एनालिसिस के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है मेजरली वो SaaS सॉफ्टवेयर है, बट अगर आप 2024 में सीख रहे हो तो आपको सीखना चाहिए SaaS के साथ R भी और थोड़ा बहुत पाइथन भी। अगर आप पाइथन नहीं सीख रहे तो टोटली चलेगा, बट SaaS आपको मस्ट आना चाहिए और थोड़ा बहुत R भी आना चाहिए। R सीखने से क्या होगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इंटरव्यू मिलने और क्रैक करने के। अब ये हो गए सॉफ्टवेयर की बात। अब डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन नॉलेज में आपको क्लिनिकल नॉलेज होना चाहिए, प्रोजेक्ट नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल से बताऊं तो क्लिनिकल ट्रायल फेसेस, CRF, प्रोटोकॉल, SDM IG। और इस रोल पे जो आप आउटपुट क्रिएट करते हो वो होता है SDM ADAM टेबल लिस्ट। आप मेक श्योर करना आप जहाँ से भी ट्रेनिंग ले रहे हो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की भी ट्रेनिंग मिले, एक स्टडी पे भी काम कराया जाए जिस स्टडी में इंक्लूड हो SDM डेटा सेट्स, ADAM डेटा सेट, टेबल एंड लिस्टिंग, बिकॉज यही आपका एक्चुअल आउटपुट है। तो ये चीज़ अगर आप ट्रेनिंग में सीख लोगे तो इंटरव्यू देना आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा, और इंटरव्यू के बाद जॉब भी मिल जाता है इंटरव्यू क्रैक करने के बाद, तो वहाँ काम करना भी बहुत इजी रहेगा। तो दो चीज़ें मेजरली फोकस करनी है आपको, एक डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, और डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर में स्पेशली SaaS एंड R, और डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज में आपको SDM ADAM टेबल लिस्टिंग क्रिएट करना आना चाहिए। SDM IG डॉक्यूमेंट रीड करना मत भूलना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो अब बात कर लेते हैं चैलेंजेस की कि इस जर्नी के दौरान आपको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताऊं तो मेरे स्टूडेंट को मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ वो मंडे टू फ्राइडे होती है, और डेली जो सेशन होता है वो 1 या 1.5 आवर के लिए होता है। तो 1.5 घंटे का लेट्स अज्यूम करते हैं सेशन हो गया, 1 या 1.5 घंटा, और उसके पीछे आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करने पड़ती है, क्योंकि सेशन में तो आप मोस्टली फोकस करोगे जो ट्रेनर पढ़ा रहे। प्रैक्टिस कब करोगे? सेशन के बाद, क्योंकि ये जो रोल है टोटली इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग है। जो वो सिखाएंगे वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपको 2 घंटे प्रैक्टिस के लिए लग जाएंगे। अगर आप बहुत अच्छे से करते हो तो शायद आप 1 या 1.5 घंटे में भी कर सकते हो, और 1 घंटे सेशन के, यानी मान के चलो आपको 2.5 घंटे तो मिनिमम देने पड़ेंगे। 2.5 से 3 घंटे, 3 घंटे देते हो तो सबसे बेटर। 3 घंटे आपको दिन के मिनिमम देने पड़ेंगे। अगर आप 5 घंटे देते हो तो और भी अच्छी बात है, आपका कमांड बेटर हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे 3 से 4 घंटे बहुत हो गए अगर आप दे पा रहे हो तो। और दूसरा चैलेंज जो लोगों को फेस होता है वो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग होता है। अगर आपका कम्युनिकेशन बेटर नहीं है या इंग्लिश के ऊपर इतनी कमांड नहीं है तो आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ता है। नो डाउट आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो कम्युनिकेशन होता है मोस्टली इंग्लिश में ट्राई करोगे तो आपका कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा। एडिशनली मैंने लोगों को काफ़ी सजेशंस दिए हैं, जैसे कि आप इंग्लिश में मूवीज़ या वेब सीरीज़ दे सकते हो सबटाइटल्स के साथ। बुक रीड करना सबसे बेस्ट चीज़ होती है। और तीसरी चीज़, अपने दिन को एक ऐसे में कन्वर्ट करके लिख दो, एक स्टोरी में या एक तरीके में कि मैं डेली राइटिंग का काम करूँगा। ऐसा करने से आपका कम्युनिकेशन बेटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखो कम्युनिकेशन का गैप हमें क्यों फील होता है, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो आपके मदर टंग में सोचता है और उसी को प्रोसेस करता है। बट जब आपको दूसरी लैंग्वेज बोलनी पड़ती है जो आपका मदर टंग नहीं है या जिसका नॉलेज आपको नहीं है, जो आपने पहले नहीं बोली है, तो आपके दिमाग को प्रोसेस करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको टाइम लगता है, इसके लिए आपको वर्ड्स प्रॉपर नहीं मिलते। बट जैसे जैसे आपका दिमाग मदर टंग की जगह इंग्लिश को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, जैसे जैसे आप डेली हैबिट्स में बोलना शुरू कर देते हो,
फिर प्रोसेस करने का और सोचने का टाइम बच जाता है, फिर आपका दिमाग सीधा वर्ड को बोल पाता है। इस तरीके से कम्युनिकेशन साइकिल काम करता है। और जो तीसरा चैलेंज फेज़ होता है वो होता है जॉब हंटिंग, और ये सबसे क्रूशियल फेज़ होता है आपके चैलेंजेस का, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जो जॉब हंटिंग की जर्नी है उस जर्नी में आप अकेले रहते हो मोस्टली, राइट। जब आप जॉब हंट कर रहे होते हो और आपको क्या रहता है, बहुत सारे आपको ऐसे सिनारियोज देखने पड़ते हैं कि जिससे आप डीमोटिवेट हो सकते हो। जब आप अप्लाई करते हो तो आपको जल्दी इंटरव्यू नहीं मिल रहा होता, जब आप कम्युनिकेट करते हो तब आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता, या तो शायद आपने एक आध इंटरव्यू दिए भी तो आपसे क्रैक नहीं हुआ। तो वो जर्नी के दौरान आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस मेंटेन करना रहता है, क्योंकि ये जर्नी आपको थोरोली टेस्ट कर लेती है कि आप ये जॉब रोल डिज़र्व करते हो कि नहीं, ठीक है। तो इस जर्नी के दौरान जो अपने आप को मेंटेन कर लेता है, जो ओवरकम कर लेता है इन प्रॉब्लम से, वो इन चैलेंजेस को फेस करके अपने आप को बेटर बना के जो जर्नी है वो कंप्लीट कर लेता है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, व्हाई डू पीपल क्विट। आप सभी को पता है कि जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो सभी लोग वो चीज़ ख़त्म नहीं करते। लेट सपोज 100 लोगों ने सोचा मैं ये करूँगा, तो 100 के 100 लोग वो चीज़ नहीं कर पाते। लोग क्विट क्यों कर देते हैं? देखो, मुझे एक मेजर रीज़न क्या लगता है कि लेट सपोज आपने कोई चीज़ कहीं से सीखी, ठीक है, वहाँ से सीखने के बाद आपका नेक्स्ट गोल क्या हुआ, मुझे जॉब लेनी है। जॉब लेने के वक्त आप क्या करते हो, जॉब के लिए अप्लाई करते हो, 1-2 महीना या 3 महीना आपको इंटरव्यूज़ नहीं मिलते, या 4 महीना, उसके बाद आप डीमोटिवेट हो जाते हो, उसके बाद छोड़ देते हो, कोई और जॉब करने लगते हो और आप सोचते हो ये जॉब मुझे मिलेगी नहीं। और थोड़े टाइम बाद क्या होता है, आप प्रैक्टिस भी बंद कर देते हो, आपका नॉलेज भी डाउन होता जाता है। अप्लाई करना छोड़ो क्योंकि नॉलेज भी आपका डाउन हो गया, प्रैक्टिस छोड़ दी आपने, तो आप उस जर्नी से ही बाहर हो जाते हो। तो आप ऐसा करके काफ़ी लोग क्विट कर देते हैं। मेजर रीज़न होता है डीमोटिवेशन और इनिशियल पिकअप ना मिलना उन्हें, ओके, एनकरेजमेंट ना मिलना, क्योंकि जॉब हंटिंग के दौरान आप अकेले होते हो। इस जर्नी को स्मूथ बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है, या कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज आपने 4 महीने या 5 महीने में सीखा इस चीज़ को, उसके बाद जब आप जॉब अप्लाई कर रहे हो तो जॉब जो अप्लाई करना है वो क्या करो, ट्रेनिंग जब आपकी कंप्लीट होने वाली हो ना, तो कंप्लीट होने से पहले ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, तो मैं एज्यूम करता हूँ 4 महीने ट्रेनिंग के हो गए, उसके बाद 3 से 4 महीने आपको प्लान करने हैं कि 4 महीने मैं अगले वेट करूंगा और कंटिन्यूस अप्लाई करते रहूँगा इस जॉब पे। लेकिन उस 3 से 4 महीने में अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, इमीडिएटली कोई ना कोई जॉब ले लेनी है एज पर योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। लेट सपोज आप फार्मेसी से हो तो आप मेडिकल राइटर, या तो CRA, या तो मतलब PV, ऐसे किसी भी रोल पे, या तो CDM में, ऐसे किसी भी रोल पे आप जॉब ले लो, ताकि आप खाली ना बैठो। देखो, वर्स्ट केस में या लाइफ में हर किसी को कुछ ना कुछ करना ही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपने सीखी है उसका फ्रूट या उसका रिजल्ट आपको इमीडिएटली मिल जाए। तो आपने 4 महीने देके सीखा और अगले 3 महीने में आपको उसका फ्रूट मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ऐसा अगर ज़रूरी है भी तो सबको नहीं मिल पाएगा। एट अ टाइम अगर 100 लोग सीखते हैं तो 100 लोगों को एट अ टाइम जॉब नहीं मिल पाएगा। इनिशियली 20-30 लोगों को मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट राउंड में 20-30 लोगों को मिलेगा जब नेक्स्ट बार इंटरव्यू निकलेगा। तो आप उस जर्नी में अपने आप को ड्रेन करने की जगह, डीमोटिवेट करने की जगह, छोड़ देने की जगह, आप क्या करो, 3 महीने के अंदर या 3 महीने बाद आप दूसरी जॉब ले लो। और प्रैक्टिस तो आपको हमेशा जारी ही रखनी है, और उसके साथ अप्लाइंग जॉब भी कंटिन्यू रखना है। जॉब हंटिंग वाला प्रोसेस चालू ही रखना है और एक दूसरी जॉब स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही आपको इसमें इंटरव्यू मिलता है, जैसे ही आप इंटरव्यू क्रैक करते हो, आप स्विच कर लो। ये सबसे स्मूथ प्रोसेस है। देखो, आप लाइफ में सोचो कि पहले मंजिल से सीधा 10वीं मंजिल पे चले जाओ, तो वो एक्चुअली आज के टाइम पे बिल्डिंगों में लिफ्ट लगा है, वहाँ पॉसिबल होता है। बट जो रियल लाइफ होता है ना, जब आपको ग्रो करना होता है, वहाँ वो पॉसिबल नहीं होता, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो उस केस में बेस्ट वे यही होता है कि अगले 3 महीने में या 4 महीने में जॉब ना मिले तो कोई एक्स जॉब स्टार्ट कर दो, और जो वाई जॉब है जिसकी आप तैयारी कर रहे थे उसका प्रोसेस जारी रखो, और जैसे ही उसमें इंटरव्यू मिलता है, जैसे ही क्रैक होता है, वैसे ही आप स्विच कर लो। बट इस जर्नी के दौरान आपको क्विट नहीं करना है। आपने कोई जॉब ले ली, इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको ऐसा है कि आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। आपको हमेशा ये मोटिव याद होना चाहिए कि ये जो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, ये मेरे लिए एक टेम्प्रेरी जॉब है। मेरा गोल तो वही है कि जो मैंने जिस चीज़ को सीखा है उसमें मुझे करियर बनाना है, अपने आप को बेटर पोजीशन पे ही ले जाना है। और अब एंड में दोस्तों मैं आपको मेरा सजेशन दे देता हूँ। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ में जो भी सीखो, ठीक है,
आपको वो चीज़ मिल ही जाए, आप वो चीज़ में अचीवमेंट कर ही लो। क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैंने कभी पास्ट में कोई चीज़ सीखी है या उसमें बहुत ट्राई किया है और मैं उसमें अचीव नहीं कर पाया, तो मुझे लगा कि वो चीज़ मुझसे छूट गई, वो नॉलेज मेरा वेस्ट गया। बट यू नो, उन सारी चीज़ों का बेनिफिट मुझे लॉन्ग टाइम में मिला, बट मैंने अपने आप को रोका नहीं, मैंने अपने आप को लिमिट नहीं किया, मैं चलता रहा। उस टाइम पे मैं जो बनना चाहता था, उस टाइम पे मैंने कहीं, समझो कि आप ट्रेनिंग में पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो हम सभी कुछ ना कुछ सीखने के लिए टाइम, मनी, सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं, और वो चीज़ ना मिलने पे या वो चीज़ जल्दी ना मिलने पे हमको डीमोटिवेशन होता है। बट आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी है, वो नहीं तो कुछ और सही, अपनी जर्नी कंटिन्यू रखो। लॉन्ग टाइम में आपको उन सारी चीज़ों का, जिसमें आपने टाइम और मनी और सही में उसमें इफ़र्ट्स लगाए हैं, तो उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी चीज़ लाइफ में वेस्ट नहीं जाती। देखो, आप कपड़ों में, आप वस्तु में, कोई भी चीज़, इन सब में सोच सकते हो कि वहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डिप्रिशिएट करता है टाइम के साथ। एक नॉलेज ऐसी चीज़ है, मैंने लाइफ में सीखा है, जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ अप्रिशिएट करता है आपको। और कॉर्पोरेट में किसी को भी सैलरी या ग्रोथ ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल मिलती है, तो नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं जाता, तो डीमोटिवेट नहीं होते उस चीज़ पे, आपको उस चीज़ का बेनिफिट लॉन्ग टाइम में मिलता है। बट उस दौरान आपको खुद को संभालना पड़ता है, उस दौरान खुद को संभालने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, आप बैठे नहीं रह सकते। तो कभी भी खाली मत बैठना, ये मेरा सजेशन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।